सितंबर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है बीएड में काम आता है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या क्या लेंगे। फर्स्टली हम लेंगे मीनिंग कि क्या मीनिंग है केस स्टडी का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, देन स्टेप किसके कितने स्टेप्स हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे कैसे क्या क्या की जाती है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, मेरिट डीमेरिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, ये एक थॉट है जो कि थॉट किसके द्वारा लिया गया है, एरिस्टोटल के द्वारा लिया गया है। क्या है, द रूट्स ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इट्स स्वीट। ठीक है, तो ये अरिस्टो ने दिया है। आगे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ केस स्टडी। तो फर्स्टली ये कैसा जो केस स्टडी है कैसी है, इसकी स्टडी कैसी की जाती है। इसकी स्टडी की जाती है डीप, दैट मीन्स ये एक डीप स्टडी है। ठीक है, डीप स्टडी क्या है वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें डीप में आती हैं। इट इज़ यूजुअली यूज टू स्टडी द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ द लर्नर टू द ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द हिम और हर। इसके अंतर्गत एक जो लर्नर है, ठीक है, इससे पता लगाया जाता है इस केस स्टडी से कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या आ सकते हैं। वेरियस आस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें फिजिकली क्या क्या चेंज आ रहा है, राइट, उनके अंदर इमोशनली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या किसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसके अलावा सोशली कैसा है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कॉग्निटिव लेवल पे भी चेंजेस होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे होते हैं। दूसरे इसमें क्या दे रखा है, तीसरा पॉइंट, द केस स्टडी प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फैमिली के बारे में बताता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बताता है, कहाँ से लेकर इन्फेंसी दैट मीन्स जब उसका जन्म हुआ था, उसके चाइल्डहुड के बारे में और उसके स्कूलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स जब वो बर्थ करता है और बर्थ से उसमें उसकी इन्फेंसी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा उसका चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड भी हो सकता है अगर किसी बड़े बच्चे का लिया जा रहा है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक डीप स्टडी है। एक क्या है, ये डीप स्टडी है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है, द केस स्टडी इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन। दैट मीन्स जो केस स्टडी है वो क्या है, एक्सप्लोर कराता है और एनालाइज कराता है किसको, पर्सन की लाइफ को। ये तो स्कूल लेवल पे बात होगी कि स्कूल लेवल पे बहुत सारी केस स्टडी की जाती है। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिया जाता है। अब वो बच्चा आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, वो नोटी हो सकता है, हम उसमें पता लगाते हैं वो क्यों है नोटी, या वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, शाय हो सकता है, तो हम पता लगाते हैं कि वो क्यों है शाय। तो इसलिए हम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी स्कूलिंग के बारे में पता लगाते हैं। उसकी इसमें एज भी आ जाती है, लाइक्स भी आ जाते हैं, ठीक है, डिसलाइक भी आ जाते हैं उसमें, इसमें इंटरेस्ट, कैपेसिटी, नीड्स, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ये केस स्टडी का फ़ायदा है, इसलिए हम इसको डीप स्टडी यानी गहन स्टडी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, मतलब इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, अगर इसमें इसके गुण की बात करें, क्या क्या गुण इसमें दे रखे हैं, तो फर्स्टली क्या दे रखा है, फर्स्टली यहाँ पे क्या दे रखा है, केस स्टडी शुड बी एडुकेट एंड कंप्लीट डाटा। तो इसमें सबसे पहले की जो केस स्टडी है वो एडुकेट होनी चाहिए। दैट मीन्स एकदम एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए। सेकंड इसमें क्या लिखा है कि कंप्लीट डाटा होना चाहिए। इनकम्प्लीट डाटा होगा तो एक जो टीचर है या जो एक काउंसलर है वो ढंग से केस स्टडी नहीं कर पाएगा।
उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी समझने में। एक बच्चे को वैलिड डाटा होना चाहिए, मतलब कि जो उसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी स्कूल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इट शुड बी वैलिड होनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं और उस क्वेश्चन पेपर में एक वैलिडिटी आती है, वैलिड, है ना, एक रिलायबिलिटी आती है, उसी तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैधता होती है, वो भी आती है क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करने के साथ साथ जब करते हैं। उसी तरीके से स्कूल के डाटा में एक वैलिडिटी होनी चाहिए, एक वैलिड डाटा होना चाहिए जिससे केस स्टडी की जा सके। कॉन्टीन्यूस डाटा होना चाहिए, दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा बर्थ लेता है और वो फर्स्ट क्लास में आता है, तो वो फर्स्ट क्लास में आएगा, दैट मीन्स वो 5 साल का होगा। और उसके बाद वो अगर 12 साल का हो रहा है तो फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और जब तक वो आएगा यहाँ से मान लीजिए वो यहाँ पे आ जाता है 7th क्लास में या फिर 8th क्लास में, तो पूरा एक क्या होना चाहिए, एक पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूस वे में होनी चाहिए कि पता चले कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में ही, मतलब कि पहले कैसा था उसको, इसका इंटरेस्ट कैसा था, वो पढ़ाई में अच्छा था या नहीं था, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है कि जिस बच्चे की हम केस स्टडी कर रहे हैं उस बच्चे को नहीं पता होना चाहिए कि हम उसकी केस स्टडी कर रहे हैं। सोचो क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या है, ऐसा क्यों है इसमें। यस, उस बच्चे को नहीं पता होना चाहिए। अगर उसको बच्चे को पता चल गया तो वो अच्छी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, उसका जो बिहेवियर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो वो नोटी था, अब वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, एकदम शांत बैठता है क्लास में, दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो अपने आप को बनावटी रूप में दिखाई देगा, तो वहाँ से तो देखो वैलिड डाटा तो नहीं रहा, ठीक है। एडुकेट भी, एक्यूरेसी भी ख़त्म हो गई, और कॉन्फिडेंशियल वाली चीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। एनालाइज शुड बी ऑब्जेक्टिव, हम केस स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या गोल है हमारा, हमें क्या एम है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉलो अप मस्ट फाइंड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, इस सब चीज़ों के फॉलो अप मतलब क्या है कि बाद में केस स्टडी जब हम कर लेंगे उसके बाद क्या ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दे दिया, उसके बाद फिर वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर रहा जिस तरीके से उसे करना चाहिए था, उसके बाद फिर हम क्या देंगे, दोबारा से फॉलो अप देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप इन केस स्टडी की स्टेप क्या क्या होने चाहिए केस स्टडी के अंदर, तो टोटली 5 स्टेप्स हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द फिनोमिना, सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ द डेफिनेट हाइपोथेसिस की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ कि हम एक बच्चा लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 4th क्लास का एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम है राम, और वो बहुत ज़्यादा क्या है, नोटी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स है। अब हमें जानना है कि वो इतना ज़्यादा नोटी क्यों है, कि हम पढ़ा रहे हैं, उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और वो बातें कर रहा है, कभी इस बच्चे के साथ, कभी इस वाले बच्चे के साथ, अलग अलग तरीके से बातें कर रहा है। तो हम डिटर्मिनेशन करेंगे कि उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस हमने कर लिया डिफ़ाइन कि वो नोटी है, वो इस कैटेगरी में आता है। दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ द डेफिनेट हाइपोथेसिस, अब हम करेंगे कि वो नोटी ऐसा क्यों है, हम उसकी सारी जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे और हम अब हाइपोथेसिस करेंगे, शायद वो इस वजह से हो सकता है, शायद वो इस वजह से हो सकता है, या फिर उसकी ये वजह हो सकती है, या नोट इन द सेंस कि शायद उसके घर में ढील मिल रही हो, है ना, शायद उसकी गलतियों को कोई देखता ना हो, शायद जो अदर टीचर्स हैं उसको डांटते नहीं हो, डांटना इन द सेंस कि उसको समझाते नहीं हो, इसलिए वो सोच रहा हो कि यहाँ पे भी मैं करूँगा तो चलेगा, या फिर वो क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने क्या करा, एक फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस कर लिया। अब वेरिफिकेशन करेंगे, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम रेमेडियल उसको देंगे। जैसे हम डायग्नोस करते हैं और फिर हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, सेम उसी तरीके से हम रेमेडियल स्टेप करेंगे कि जो उसके अंदर ये जो
आई है, माल एडजस्टमेंट उसके अंदर आई है, जो नोटिसनेस आई है उसके अंदर, इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी कॉजेज़ की वजह से जो आई है, हम उसमें क्या करेंगे, रिमीडियल स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं आप सोचिए। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको हम समझा सकते हैं, ठीक है, गाइड अप दे सकते हैं। और टीचर से हम, जो हमारे कलीग हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हो उनसे, ठीक है। हम उस पर्टिकुलर बच्चे को, जो राम है, हम उसको भी समझा सकते हैं कि हम उसको डिसिप्लिन वगैरह या बाकी सब चीज़ों के हम बारे में बता सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। फॉलो अप द केस। अब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, अब हम इसके देखेंगे 1 मंथ या 2 मंथ बाद क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो चेंजेस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर हम दोबारा से कुछ ना कुछ और दूसरी जो एजुकेशनल चीज़ें बना रखी हैं उनमें और स्टडी करा रखे हैं, हम उसके थ्रू, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, क्लीन अप मेथड हो गया, क्लिनिकल, तो इन सारी चीज़ों से हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो सिंपल है। पहले तो एडवाइस दे रखे, जैसे मैंने आपको कुछ पीछे ट्रीटमेंट्स बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है केसेस में, सेम उस तरीके से इन्होंने दे रखा है। तो पहला दे रखा है कि सिंपल एडवाइस देंगे बच्चे को, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन, गिविंग सजेशन एंड काउंसलिंग। एक जो बच्चा इमोशनली, सपोज एक बच्चा है और वो इमोशनली क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है, इमोशनली इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस इन द सेंस कुछ भी हो सकता है कि उसको थोड़ा सा डांट दिया और वो रोने लगा, या उसको डांट दिया तो उसने सारी चीज़ें अपने आसपास देखी, फेंकने लगा, तो हम उसको सिंपल एडवाइस दे सकते हैं, उसके हम काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट समवन और ट्रीट स्टूडेंट। डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम उसके हम सेशंस ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेशन है ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड से हम बात कर सकते हैं। प्ले थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, किसके केस में, चिल्ड्रन के केस में, ठीक है, जिसके अंदर डोल प्लेइंग हो गया, ड्राइंग हो गया। साइको ड्रामेटिक टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, रोल प्लेइंग कर सकते हैं, ग्रुप थेरेपी कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शाय नहीं होते और वो दूसरों के साथ ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, है ना, इसमें इंट्रोवर्ट आ जाता है और अपना एक्सट्रोवर्ट आ जाता है। तो हम इनके थ्रू देखते हैं कि कौन इंट्रोवर्ट है और कौन एक्सट्रोवर्ट है। बच्चे इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद रखते हैं, जैसे शाय हो गया, और दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिनके बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड्स की जाती हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकते हैं, द सब्जेक्ट्स इन प्रोडक्टिव वर्क। ऑक्यूपेशन थेरेपी में हम उसको कोई रोल दे देंगे, सपोज हमने रोल दे दिया उसको, पुलिस का रोल है, वो रोल करेगा, एक प्रोडक्टिव वर्क दिखाएगा कि किस तरीके से उसने किसी थीफ को कैच किया और फिर उसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया, है ना। चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसका जो अभी तक मिल रहा था उसको इन्वायरमेंट, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से चेंज होएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने मीनिंग सीखा। मीनिंग सीखने के बाद हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमने इसके स्टेप्स देखे हैं, 5 स्टेप्स टोटल हैं। फिर हमने ट्रीटमेंट देखी है कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। देन हम स्टार्ट करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है भाई, एक तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, डीप स्टडी हमने बात करी, किस तरीके से डीप स्टडी है। तो उसका डीमेरिट क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा डीप है तो टीचर को अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा और उसको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, उसको अपना टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, इन डीप स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम हेल्पिंग इन डायग्नोसिंग अ प्रॉब्लम, सेम वही चीज़ आ जाती है। इसमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, कोई एक ऐसा टीचर होगा जिसने काउंसलिंग कर रखी होगी, या फिर ऐसे काउंसलर्स स्कूल्स में बिठाए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर बच्चे की सारी चीज़ों को पहले से ही समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट देते हैं। हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्वियस है इसमें जो ग्रुप है या जो इंडिविजुअल है उसको कोऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी,
जब हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और मुझे इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है समहाउ, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली बताएंगे नहीं कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हम उसको इंकरेज करेंगे कि आप अच्छे हो, आप और अच्छा कर सकते हो अगर आप ऐसे करोगे तो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, हेल्पफुल इन द ओवरऑल गाइडेंस एंड कंसल्टिंग ऑफ द लर्नर। जो भी एक लर्नर है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर उसको गाइडेंस मिलेगी, एक प्रॉपर उसको कंसल्टिंग मिलेगी, जो कि इन द फ्यूचर उसके पर्सनैलिटी में काम आएगी। बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। कैसे एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट से मतलब जब से वो बच्चा शुरू हुआ है फर्स्ट क्लास से या इन्फेंसी पीरियड से, और उसका पूरा डाटा रखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी उसके इंटरेस्ट और सारी चीज़ें हमने रखनी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशंस वगैरह उसके सारे संभाल के रखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।